तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर से आऊँगा। तो ये रहा वो आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने क्या देखा है, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके और फिर उसके सिमिलर एक और ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा स्केल फैक्टर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सिमिलरली हमने क्या देखा था कि हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल के एक सिमिलर क्वाड्रिलेटरल भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल फैक्टर। तो वैसे ही हम पेंटागन के लिए देखते हैं, और ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अ नोट टू द रीडर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि आप पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई सा भी आप पॉलीगॉन ले रहे हैं उसका आप कंस्ट्रक्शन करके देखिए क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ पॉलीगॉन सिमिलर टू अ गिवन क्वाड्रिलेटरल or a polygon with a given scale factor can also be done following the similar steps as used in examples first and second of construction 11.2। तो ये एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। और एनसीईआरटी आपको डेवलप करना चाहती है, कुछ बातें बताती है पीछे से रिलेट करके और कुछ आपको इंडिकेशन देती है सो दैट आप आगे की बातें सोच पाए। तो ये पेंटागन है। यहाँ पे लेट सपोज हम कोई सा भी स्केल फैक्टर ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी स्केल फैक्टर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कोई एक स्केल फैक्टर ले लिया 4/3, ठीक है। तो हमें इस पेंटागन के सिमिलर एक पेंटागन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है और कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके साइड्स इस साइड्स के इतने 4/3 टाइम्स होंगे। ओके, पेंटागन बनाने का वही आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। यहाँ से देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या, तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर देखिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना। तो इसका भी अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपको जानकारियां दी हुई है, तो आप पेंटागन भी बना सकते हैं अगर आपने ट्रायंगल बनाना अच्छे से सीखा है तो। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके जो भी हमारा ऑपरेशन है वो हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे और हम इसके सिमिलर एक पेंटागन प्राप्त करेंगे जिसकी साइड्स इसके साइड्स की 4/3 टाइम्स होंगी। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट काम था वो क्या था कि हम यहाँ से एक अक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। ओके, और देखिए 4/3 है ना, तो 4/3 CD, इसका मतलब क्या 4 और CD/3, मतलब आपको CD को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 3। तो ये कोई अक्यूट एंगल आपने बनाते हुए एक रे ड्रॉ कर दिया। कोई आवश्यकता नहीं कि अक्यूट एंगल ही हो, बट हाँ मेजरमेंट आपका इजी हो इसके लिए अक्यूट एंगल आप बनाए, ऐसा आपको बताया जाता है। ओके, आप सीडी को 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 इक्वल आर्क्स ड्रॉ कर लें, लाइक C1, C2 एंड C3, और बिना सोचे समझे C3 को किससे मिलाएं, D से। तो देखिए CD आपके कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसका प्रत्येक ये जो पार्ट देख रहे हो कितना है, CD/3 है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, फिर से इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, CD के थर्ड पार्ट का 4 टाइम्स, यही ले रहे हैं ना। तो देखिए 1 2 3, एक और चाहिए, तो जितना ही आप ये आर्क ड्रॉ किए हैं, जितना भी आपने रेडियस रखते हुए आर्क काटा है, एक और काट दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका C4। और अब ये एंगल, ये जो एंगल है ना, आपको क्या करना है, ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, उस एंगल को यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, कॉपी कैसे करना है, आप मेरे जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था वीडियो, उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक एक बात आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं। तो इसको आपने क्या किया, कॉपी किया और इसके पैरेलल एक रे ड्रॉ कर दिया आप, ठीक है। तो अब डी को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा और ये क्या हो गया आपका डी डैश हो गया। ओके, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो एंगल आ रहा है ना, इसको मेजर करिए और ये डी डैश पे यही एंगल आपको कट करना है। लेट सपोज ये कहीं भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ पे है, तो एक रे यहाँ से गुजार दिया अगर यहाँ पे हो तो। ओके, अब क्या करना है, देखिए इतना तो हो गया काम, मतलब CD को हमने CD को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफकोर्स ये 1 से बड़ा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो CD के साथ जो हमें करना था वो तो हो गया। अब अदर साइड्स के साथ हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए
जो सी और ए बी सी डी, ये क्या है आपका ई, तो ये क्या हो, ऐसे होते हुए जाए। ओके, तो यहाँ पे जो ये कट किया हुआ आपको क्या मिल गया, ई डैश मिल गया। क्या मिल गया आपको, ई डैश मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट कर दें, और इसका अगर कोई और तरीका है तो आप और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी एक तरीका तो होता नहीं है। आप अगर अलग तरीके से कर सकते हैं तो वो भी सही होगा, बस मैथ्स के जो बेसिक लॉज है, रूल्स है, उनको ब्रेक ना करें। ओके, अब देखिए ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका क्या है, ई डैश पॉइंट है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको मेजर करना है, इस वाले एंगल को। ओके, और इस वाले एंगल को मेजर करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल बनाना है, और जितना ये आपका है ना एंगल, उतना ही आपको कॉपी करके यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, एक लाइन आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो ये अब मैं एंगल मानता चलूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक्स एक्स, इसको मान लीजिए वाई, और ये वाई, और ये जेड हो तो ये भी क्या है, जेड है, जो मैंने क्या किया है, कॉपी किया है। मतलब ये आपका जितना है ना, ये जो आप ले रहे हैं यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये भी कहाँ तक आप लेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। ओके, जहाँ पे ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, जितना ये एंगल है उतना एंगल बनाते हुए आप यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन और एक रे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो आपको इतना पता चल गया। अब देखिए, अब ये जो एंगल आ रहा है ना, ये एंगल आ रहा है ना, उसको आप कॉपी कीजिए। कहाँ पे, इस एंगल को आपको कहाँ पे कॉपी करना है, देखिए एंगल तो आपने बना ही लिया है, ये आपने बना लिया। उसके बाद अब ये एंगल ड्रॉ कर दीजिए, तो इस एंगल को आप इसके बाद ही कॉपी करेंगे ना। इसके बाद आप इस एंगल को बनाए तो इसके बाद कॉपी कीजिए, मतलब यहाँ के बाद, तो इधर कहीं ये कॉपी होगा। अब यहाँ से आपको एक रे ड्रॉ करनी है, देखिए, ठीक है। तो इसको जेड मान लिए थे, इसको मान लीजिए आर मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, आर। ओके, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब, ताकि आगे जाके समझने में और आसानी हो। तो इतना तक का तो काम हो गया। अब देखिए आना है कि इधर का, तो इधर बी को आप एक्सटेंड कीजिए। ओके, तो ये एक आपको पॉइंट मिल गया ना, ये आपका क्या होगा, बी डैश होगा। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस एंगल को कॉपी करना है। मतलब ये एंगल लेट सपोज कि आपका एम है, तो इस एंगल को बी डैश पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करें, और जितना ये एंगल है आप यहाँ पे कॉपी कर लें, और इसको क्या करें, आप ऐसे कुछ करें। तो ये आपको क्या हो गया, एम हो गया, और ये जो पॉइंट मिला आपको क्या मिला, ए डैश। तो ये कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ही वर्क हो गया, काफ़ी चीज़ें इसमें है। लेकिन हाँ, अगर आपको बेसिक्स पता है ना, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने क्या स्केल फैक्टर आपने क्या लिया था, स्केल फैक्टर 4 अपॉन क्या था आपका, 3 था। क्या था, 4/3, यही तो था ना आपका स्केल फैक्टर। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड पेंटागन आया वो क्या आया, ए डैश, ए डैश, बी डैश, सी, डी डैश एंड ई डैश। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड पेंटागन आया। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको ये देख के थोड़ा कंफ्यूजन तो हो रहा होगा, बिकॉज उस तरीके से शायद स्टडी नहीं हुई होगी, बट हाँ, अगर मैं ये बोलूँ तो ये बहुत ही आसान है, और इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब आपको ऐसा लगे कि डिफिकल्ट है एंड ऑल दैट। ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए इसका जस्टिफिकेशन हम कैसे दे सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम कैसे जस्टिफाई करें। मतलब पहला जस्टिफिकेशन तो आप यहाँ से ला देंगे, वो कैसे लाएंगे, तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, आपने जो कंस्ट्रक्शन 11.1 किया है ना, तो उसको आप यूज करते हुए यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, डी डैश अपॉन सी एंड डी इक्वल व्हाट। तो इधर क्या है 1, ठीक है, इधर क्या है आपका 1, तो ये लीजिए 1, और इधर कितना पार्ट बन रहा था आपका 3। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, 1 1 ऐड कर देंगे, डी डैश सी डी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1। तो इधर देखिए क्या हो गया, सी डी प्लस डी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू ये क्या होगा 1 + 3/3। इसको और आगे सॉल्व करेगा, देखिए सी डी प्लस डी
डी डैश, मतलब सी डी डैश हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ऊपर क्या हो गया सी डी डैश अपॉन नीचे क्या हुआ सी डी इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से देखिए सी डी डैश इज इक्वल टू 4/3 और ये क्या हो गया आपका सी डी, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने इसे तो प्रूव कर दिया कि इतना है। आगे चलिए, आगे हम कैसे प्रूव करेंगे देखिए। आपने ये कहा कि ये कितने में 3:1 में डिवाइड है ना, तो ये देखिए ये क्या है पैरेलल लाइन है, किसके, इसके पैरेलल है। क्यों, क्योंकि हमने ये एंगल और ये एंगल क्या लिया है, सेम लिया है। इसके मतलब ये क्या है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर क्या हो सेम हो तो आप कह सकते हैं कि ये और ये क्या है, दोनों लाइन पैरेलल्स है ना। तो ये और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो आप कह सकते हैं कि ये भी 3:1 में डिवाइड हो गया। और आप जानते हैं ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। और आपको रेशियो दिया हुआ है तो सिमिलरिटी से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, इसके 4/3 टाइम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं आगे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ले रहे हैं, तो और कौन सा, देखिए अब कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है वो थोड़ा सा सोचने वाला बात है। तो देखिए अब एक ये वाला लीजिए ट्रायंगल, ये मतलब सी ई डैश और बी डैश। तो ध्यान से देखिएगा आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है। देखिए मैं लिख देता हूं ट्रायंगल सी ई डैश बी डैश, मतलब आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें देखिए 3:1 में तो आपने इस वाले को डिवाइड कर दिया, आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते आए, इसको आपने कर दिया ना। अब आगे बढ़िए, आपको अगर ये और ये लाइन पैरेलल मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। इसको पैरेलल क्यों बोल रहे हैं आप, देखिए कैसे बोल सकते हैं। आप ये देखिए कि ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये जो लाइन ऐसे जा रही है, आप देखिए ये और ये इसका क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल्स हैं। तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई, पहले तो आप देखिए अगर ये रेशियो है और ये दोनों पैरेलल है तो इसको भी आप 3 क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। और ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर भी हो गई। और सिमिलर होते ही आप क्या कह सकते हैं कि ये भी जो है ना आपका 3:1 में क्या होगा, डिवाइड होगा, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। ओके, अब आगे का काम करना है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें दिखाना है कि ये जो बड़ा वाला है ना ए डैश बी डैश और ये क्या है ए बी, तो ये जो ए डैश बी डैश है ना इज इक्वल टू क्या है 4/3 ए बी। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो कुछ नहीं, आपने इसको और इसको प्रूव कर दिया ना। यहां से आपने क्या प्रूव कर दिया, देखिए यहां से आपने क्या प्रूव किया, बी डैश ई डैश इज इक्वल टू 4/3 बी ई, ये आपने प्रूव कर दिया। और जैसे ये दोनों पैरेलल आपने कहा, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। अरे ये देखिए ये लाइन के नीचे बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे बन रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, अगर वो सेम है तो ये पैरेलल होंगी। और जैसे अब देखिए ये एक ट्रायंगल देखिए छोटा वाला, ये चुन्नू सा ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ये देखिए और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए। अब दोनों अगर साइड्स पैरेलल है तो ये और ये एंगल आप वैसे भी समझ सकते हैं, ये और ये एंगल बराबर है, ये और ये एंगल इक्वल है। तो ए रूल से आप कह सकते हैं कि बड़ा वाला और छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ओके, और सिमिलर होते ही आप कह सकते हैं कि इनके जो साइड्स का जो आप रेशियो कह सकते हैं वो क्या होगा, सेम होगा। और आपने यहाँ पे ऑलरेडी क्या निकाल लिया है, बी डैश ई डैश इज इक्वल टू क्या 4/E, यही तो निकाला है ना। अब आगे आप करते जाइए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन छोटा वाला लीजिए क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, अब इधर से ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा ए डैश ई डैश अपॉन ए ई। तो यहां से हुआ कि नहीं हुआ प्रूव, इसमें एक एक स्टेप ऊपर जाना है और अपने आप प्रूव होता गया, इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, एक एक स्टेप बढ़ते आइए, अपने आप प्रूव होता गया। तो था ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा सर घुमाने वाला भी था, तो सर को घुमाना चाहिए, जितना घूमेगा ये सर उतना इसे सोचने की आदत लगेगी
और जब एनसीईआरटी आपको 10th क्लास में कह रही है कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो कहीं डेवलपमेंट के प्रोसेस में कमी रह गई है, आप उसे सुधार करें। कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं। परफेक्शन आई वुड से नॉट, परफेक्शन इज नॉट अ डेस्टिनेशन आई वुड से, बट रेदर इज अ जर्नी। आप अगर परफेक्शन को डेस्टिनेशन मान लिए कि यहाँ तक पहुँच गए तो परफेक्शन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्शन आएगा, लेकिन देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे लेवल से, ठीक है, लेवल से, ये लेवल्स हो गए। अगर मैं इस लेवल के लिए परफेक्ट हूँ तो हो सकता है कि मैं इस लेवल के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, तो मेहनत करूंगा, मैं इस लेवल पे आऊंगा। और अगर वहां पे भी मैं परफेक्ट हो गया तो फिर मैं इस लेवल के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। समझ गया मेरी बात? तो परफेक्शन आई वुड से इज अ ब्यूटीफुल जर्नी इंस्टेड ऑफ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के बजाय परफेक्शन क्या है, एक ब्यूटीफुल जर्नी है, हमें एंजॉय करना चाहिए। हर लेवल पे हम परफेक्ट भी होते हैं और इम्परफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। हम अपने लेवल पे मान लीजिए यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे परफेक्ट है, तो इसके लिए हम परफेक्ट नहीं है। फिर इसके लिए परफेक्ट हम मेहनत करके बन जाते हैं तो इसके लिए परफेक्ट नहीं है। इसके लिए भी बन जाते हैं तो इसके लिए परफेक्ट नहीं है। उसके लिए भी बन जाते हैं तो इसके लिए परफेक्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप बोले नहीं हम सबके लिए परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो उम्र ही कितनी है, 100 साल। कितने परफेक्शन को आप अक्वायर कर पाएंगे, कितने परफेक्शन को अपने में ला पाएंगे? हाँ, इसीलिए ये ब्यूटीफुल जर्नी है। जो भी आवश्यक है उसको आप परफेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उसमें स्ट्राइव कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा कर पाए। ये आपका 10th क्लास का जो चैप्टर है ना, वो आपको ये सिखा रहा था कंस्ट्रक्शन का। अब ऐसे अगर आप ये पढ़ते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपके जो ट्रायंगल का चैप्टर है, जो ट्रायंगल बनाना है, वो कहीं से आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सवाल ही नहीं है। माइंड को थोड़ा सा हायर लेवल पे सेट करें। माइंड को कंपेरेटिव और रिलेटिव सोचने का आदत होता है। अगर थोड़ा सा हायर लेवल पे हम इसको ले जाए ना, तो लोअर लेवल की चीज़ें ये अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए माइंड को थोड़ा सा हाई रखिए, मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम हो सकता है कि स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, और वो भी रियल नंबर्स, और वो भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो उसी से रिलेटेड होगा। एनसीईआरटी चाहती है कि आप उन क्वेश्चंस को करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।